हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ और ईश्वर से कामना के साथ मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मन से पढ़ेंगे और मन से पढ़ रहे भी होंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो इसी पढ़ाई और इसी विश्वास और इसी आशय के साथ मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं या चर्चा करते हैं या इस टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम में तो पूछा जाता ही जाता है और दैनिक जीवन पर भी आधारित होता है, हमारे लाइफ साइकिल पर भी, कि हमारा लाइफ साइकिल क्या है और उस पर भी आधारित है। यानी आप उसका नाम सुने हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। और इसी का एक और रूप होता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों चीज़ बात समझना आपको कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है। दोनों टॉपिक को समझना है कि उत्प्रेरक क्या है और उत्प्रेरण क्या है, और इसी टॉपिक को समझना है और समझ करके क्या करना है, बढ़िया तरीके से याद करना है कि उत्प्रेरक क्या चीज़ होता है, उत्प्रेरण क्या चीज़ है, उत्प्रेरक शब्द कौन दिया, यानी उस उत्प्रेरक मान किसके द्वारा खोजा गया था। तो इन सभी चीज़ों को देखना है। उत्प्रेरक की परिभाषा ओस्टवाल्ड ने भी दिया है, बर्जिलियस ने भी उत्प्रेरक के बारे में बताया है, जो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। कौन? बर्जिलियस। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं, उसी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या चीज़ है, यानी इसकी इंग्लिश क्या होती है, कैटालाइसिस, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाएगा, उत्प्रेरण भी आ जाएगा। देखिए उत्प्रेरण, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या चीज़, कैटलिस्ट इसको बोलेंगे हम, कैटलिस्ट उत्प्रेरक को कैटलिस्ट। और ये किसको, कैटलाइसिस क्या बोलेंगे, कैटलाइसिस, एक कैटलिस्ट इसको बोलेंगे हम, ठीक। यानी उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, यानी उत्प्रेरण यानी कैटलाइसिस है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है। अब तो ये ठीक भाई, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों में बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं कि उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को क्या करना, हमको दूर करना है। तो पहले लाइफ साइकिल ऑफ दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि क्या उत्प्रेरण चीज़ है, क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइफ का मैंने एग्जांपल लेते हैं, मैंने जो दैनिक जीवन में होता है, लाइफ टाइम में जो घटित होता है। जैसे अगर आपको काबली चना पकाना है, काबली चना, तो काबली चना पकाने के लिए क्या करेंगे आप, एक जनरल हल्का सा एक भगोना, एक कह लीजिए कि एक जो देहाती में कहा जाता है भदेली, ठीक है, भदेली जैसी, यानी एक छोटा सा तसली या कहा जाता है भोजपुरी में जिसको कहा जाता है, या भगोना उसको कह सकते हैं। अगर उसमें हम एक काबली चने को जितना भार उतना उबालते हैं, एक को हम उबालते हैं उसको प्रेशर कुकर में, एक को प्रेशर कुकर में ही उबालते हैं, लेकिन उसमें हमने क्या डाल दिया, खाने वाला सोडा डाल दिया। अब तीनों को एक साथ डाल के उबालते हैं, एक साथ रखते हैं, एक ही जगह प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे उसका हम देखते हैं कि कौन जल्दी उबलता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि हमने जिसमें यानी काबली चना मैंने यूज किया है और जिसमें सोडा यूज किया है, आप प्रेशर कुकर का सहायता लिया है, वो जल्दी उबलेगा, ठीक। और जिसमें हमने भगोना या एक तसली का हमने सहारा लिया, तो वो बहुत लेट उबलेगा उसमें काबली चना। या किसी एक ऐसे जैसे प्रेशर कुकर वाला है नॉर्मली, तो वो भी थोड़ा लेट उबलेगा, लेकिन जिसमें हमने क्या डाला है, खाने वाला सोडा, वो जल्दी से उबलेगा। उसका रीज़न क्या है कि खाने वाला सोडा क्या करता है, उसको जल्दी से उबाल देता है, वो वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है।
और प्रेशर कुकर भी क्या है कि स्टीम जो होती है एक कैटलिस्ट का काम करती है, तो जल्दी उबल जाता है। यहाँ से एक उत्प्रेरक का काम किया, तो इस तरह से हम समझते हैं। और दूसरा माध्यम लेते हैं जैसे खेल में, कि अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है और उसके सामने से आती है गेंद, बहुत स्पीड से आती है, और जितनी स्पीड से वो आती है उसी स्पीड में अगर उसी दिशा में वो मारता है तो ज़्यादा जोर लगा कर मारेगा तो उतनी स्पीड से नहीं जाएगी। जितना उसको पीछे अगर मारना है, थोड़ा हल्का से भी टच करेगा, तो गेंद अगर 70 की स्पीड में आ रही है तो गेंद लगभग मानते हैं कि 100 से अधिक स्पीड में चली जाएगी पीछे बैक्स। और बैट जो है आपका उसके साथ, यानी बल्ला उसके साथ गेंद के साथ जाता नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको खड़े खड़े मार देना है। तो जो गेंद को बैट यानी मार रहा है, यानी खिलाड़ी मार रहा है, यानी उसके सहारा उसके सारे गेंद तीव्र गति से जा रही है, तो वहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर दिया, उसकी माने गति को बढ़ा दिया। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक की परिभाषा लेते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब है या तो बढ़ा देंगे नहीं तो घटा देंगे। उत्प्रेरक बढ़ाने वाले भी होते हैं, घटाने वाले भी होते हैं। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एक उत्प्रेरक पढ़ें तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा देते हैं, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परंतु अभिक्रिया में रासायनिक रूप से मन भाग नहीं लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इस तरह से, और इस प्रकार की परिघटना क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे बर्जीलियस ने देखा था कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ थे जिनको वो नॉर्मली माने गर्म करते थे या नॉर्मली माने उनमें एक्टिविटीज़ देखते थे, तो वो एक्टिविटीज माने होने में बहुत समय लग जाता था। लेकिन समय लगता था, बर्जीलियस देखते थे सन 1835 की बात हो रही है। लेकिन जब उसमें कहीं से कोई दूसरा पदार्थ आकर के क्या हो रहा है, वो चीज़ उसमें सम्मिलित हो जाता है उसके साथ, तो वो चीज़ क्या हो रही है, जल्दी से हो जा रही है, माने जल्दी से घटित हो जा रही है। तो जब जल्दी से घटित हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जैसे कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जो तीव्र गति से नहीं होती है, यानी ताप देते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, तो उसको हम 873 केल्विन तक ताप देते हैं तब वो पूरी होती है। लेकिन उसी में हम बगैर उत्प्रेरक का, लेकिन उसी में मैग्नीज डाइऑक्साइड हम उत्प्रेरक ले लेते हैं तो 473 केल्विन पे ही वो जल्दी से पूरी हो जाती है, यानी कम ताप पर ही, यानी एनर्जी कम लगती है, ताप कम लगता है और जल्दी से पूरी हो जाती है। या रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता, अभी इसका रिएक्शन लिख के बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें उत्प्रेरक का काम करती हैं। जैसे आज के युग की पढ़ाई है, जो शिक्षा है, यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक एक स्कूल में लेडीज़ और जेंट्स दोनों को रखा गया है, ताकि स्कूल का माहौल क्या हो, इंटरेस्टिंग हो जाए। गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है ना, जो टीचर्स हैं उनको रखा गया है इंटरेस्टिंग के लिए, कि एक दूसरे को अटैक देख करके काम करने का तरीका, सहूलियत सब क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उसी तरह से जैसे अब किसी लड़के को कोई लड़की हंस कर बोल देगी, हंस करके बात कर देगी, वो लड़का क्या हो जाएगा, अब उसके अंदर उत्प्रेरक यानी हार्ट बीट उसका क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, वो काम तीव्र गति से करेगा। तो इस तरह से क्या करना है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ शब्द होता है जो किसी को उत्प्रेरक करता है, किसी को बातें ऐसे लग जाती हैं जिससे वो उत्प्रेरक होकर कोई काम कर जाता है। तो ये देखते हैं हमको, तो देखिए उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक है, इन सब चीज़ों को पहले कौन देखा था, तो देखने वाले वैज्ञानिक हैं कौन चीज़, बर्जीलियस, यानी उत्प्रेरक और उत्प्रेरस कौन देखे थे, बर्जीलियस। किस सन में, सन 1800 किस में, 35 में देखे थे, सन 1835 में देखे थे। इन्हें हम कहते हैं क्या चीज़, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे ग्रैंड फादर में लिख रहा हूँ, फादर नहीं लिख रहा हूँ, केवल ग्रैंड फादर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है, उत्प्रेरण क्या है। ठीक, अब देखिए उत्प्रेरण की परिभाषा, तो देखिए इसकी परिभाषा डिफिनीशन, इसकी क्या है, देखिए इसकी परिभाषा है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, में कोई पदार्थ उसकी गति को प्रभावित करता है, अर्थात उसकी गति को बढ़ा या घटा देता है, उसकी गति को बढ़ा या घटा देता है, तो उसे उत्प्रेरक बढ़ा देता है, परंतु, हाँ लिखिए यहाँ पे, परंतु उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है? भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं, और इस प्रकार की परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से परिभाषा आपको तैयार होगी। जब देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ उसकी गति को प्रभावित करता है, अर्थात उसकी गति को बढ़ा या घटा देता है, परंतु उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उससे उत्प्रेरक कहते हैं, और इस प्रकार की परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस तरह से अब देखिए, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ गए हैं, उत्प्रेरण समझे हैं, और यहाँ पे आपने उत्प्रेरक समझा है। तो ये आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों आपको समझ में आ गई बात। अब इसको हम समझते हैं किसके माध्यम से? एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। देखिए, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और इसका हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को भी समझेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम इसका? पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है ना। अब इस पे हम क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं, उत्प्रेरक हम नहीं लेते हैं इसमें हम, ठीक है ना, उत्प्रेरक नहीं लेंगे, सब कुछ कीजिए, लेकिन इसमें हमने टेम्परेचर कितना दिया? 873, माने लगभग मान के चलिए इसको, एक्यूरेट नहीं, यानी लगभग इसको मान के चलिए कि 800 आपने क्या कर दिया? 73 दिया। ठीक है, 873 दिया, तो ये बना क्या चीज? 2KCl प्लस 3O2, यानी ये ऑक्सीजन में टूटा। ठीक है ना, किस में टूटा? ऑक्सीजन में। हम इसको या करके 2O3 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे गलत है,
तो हमको क्या है, ऑक्सीजन में बनाए, यानी ये क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हुआ इस तरह से, देखिए ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, इतना ताप दिया, लेकिन ये अभिक्रिया की इतनी ताप पे आ रही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उत्प्रेरक रखने के लिए ताप हटा दिया। जैसे हमने इस पर क्या रख दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट तो ले लिए हमने, अब इसमें ताप कितना कर दिया, 473 केल्विन। अब देखिए टेम्परेचर क्या है, 873 से क्या घटे, घट के आ गया कितना, 473, यानी इस उत्प्रेरक के कारण है। अब देखिए उत्प्रेरक तो यहाँ यूज हुआ है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, इसको लिखना होगा तो ये MnO2 ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे बाहर निकलेगा ये, मतलब इसमें भाग नहीं लिया है। ठीक है ना, अगर चाहेंगे तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं प्लस करके 30 से पहले, और इसको आगे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बन गया। ठीक है ना, इसकी परिभाषा भी इस तरह से लिखते रहते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हम 873 केल्विन पे गर्म करते हैं तो यह धीमी गति से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है और ताप इसमें अधिक होता है। लेकिन अगर वहीं हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम उत्प्रेरक के रूप में ले लेते हैं तो इसका ताप क्या हो जाएगा, 473 केल्विन पे होगा, यह अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। अब उत्प्रेरक आपको समझ में आ गया होगा कन्फर्म, मैं उम्मीद करता हूँ कि। अब देखिए उत्प्रेरक का बंटवारा होगा, ठीक ना। तो उत्प्रेरक का बंटवारा होगा क्या चीज़, देखिए अब उत्प्रेरक का बंटवारा होगा। देखिए अब ये उत्प्रेरक है, देखिए तो अभिकारक और उत्प्रेरक के आधार पर, अभिकारक और उत्प्रेरक के आधार पर, उत्प्रेरक और अभिकारक के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया आपका, समांगी उत्प्रेरक, ठीक। और दूसरा हो गया क्या चीज, विषमांगी। क्या चीज होगा, विषमांगी उत्प्रेरक, यानी इसके क्या हो जाएगा, होमोजीनियस कैटालिसिस। उत्प्रेरण कर लीजिए सीधा, कैटलिस्ट कर लीजिए सीधा, हाँ तब कैटलिस्ट कर लीजिए, तब इस तरह से हो जाएगा कैटलिस्ट है ना, यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसको कर लेंगे हेट्रो कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, दोनों हो गया। अगर उत्प्रेरण कहते हैं तो कैटालाइसिस कर देंगे आप, अड़ा बनाते हैं कैटालाइसिस कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका बंटवारा हो गया। तो पहले हम समझ देंगे क्या चीज़, समांगी उत्प्रेरक को, तब उसके बाद हम देखेंगे विषमांगी उत्प्रेरण को, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, उत्प्रेरण करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे कैटालाइसिस, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए कैटालाइसिस, यहाँ पे कर देंगे क्या चीज़, उत्प्रेरण, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके से पहले भी समझाया हूँ। तो पहले को हम हेडिंग बनाते हैं क्या चीज़, उत्प्रेरण। फर्स्ट है समांगी उत्प्रेरण, ठीक है।
यानी होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, देखिए इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, डिफिनीशन, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था, यानी समान प्रावस्था यानी सेम फेज, ठीक ना, यानी कह लीजिए सेम फेज। सेम फेज का मतलब है कि अगर अभिकारक लिक्विड है तो उत्प्रेरक भी लिक्विड होना चाहिए, अगर अभिकारक सॉलिड है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड होना चाहिए, अगर अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हमको देखना है कि क्या चीज़ है। अब इसका एग्जाम्पल बाकी है, सब कुछ हो गया। अब देखिए अब वहीं क्या करना है, विषमांगी करना है। तो विषमांगी में क्या करने देंगे आप, देखिए यहाँ पे अगर विषमांगी का पूछ रहा है, यहाँ पे अगर लिख दे रहा हूँ या करके विषमांगी, अब यहीं पे समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल केवल समझाना रह जाएगा। विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण यानी हेटेरोजीनियस, इसका इंग्लिश पहले लिखा हूँ। तो देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में, तो यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे क्या करना है, बस इतने शब्द की जगह पे हमको क्या लिखना है, भिन्न प्रावस्था यानी डिफरेंट अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को कहते हैं हम क्या चीज़, विषमांगी। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, विषमांगी चिन्ह कर देंगे आप, ठीक ना। यहाँ पे तो इस जो है वैसा आपका रहेगा। तो विषमांगी की क्या हो जाएगा, बस इतना चेंज करेंगे, सेम परिभाषा वैसा आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बस ये शब्द करना, इतने से आपको समझ में आ गया होगा समांगी और विषमांगी दोनों की परिभाषा। अब आपको क्या देना है, बस एग्जाम्पल देना है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए समांगी का लिख रहा हूं पहले, एग्जाम्पल क्या है आपका, समांगी का है, यानी समांगी कहाँ, समांगी उत्प्रेरण का, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल फर्स्ट होगा, यानी C12H22O11 इस कंडीशन में है, ये क्या है, सुक्रोज है, ठीक है ना। AQ लिख रहा हूँ यानी एक्वस कंडीशन में है, यानी जलीय विलयन में। यहाँ पर क्या हमने लिया, H2O, ये भी क्या है, एक्वस कंडीशन में है। एक्वस कंडीशन में क्या है आपका, वाटर। इसमें हमने क्या लिया, यानी डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट को हम दिल यानी तनु यानी पतला, क्या लिया, ये हमने H2SO4 लिया। ये बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका क्या चीज़ है, ये रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट है, ठीक ना, टेंट हो गया।
रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये हो जाएगा आपके क्या चीज़, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हो गया ना। तो ये भी किस में है, लिक्विड फार्म में। ये भी क्या है, लिक्विड फार्म में, यानी दोनों समान प्रावस्था में है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी आपका लिक्विड फार्म में हो रहा है, ये भी आपका लिक्विड फार्म में। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, ग्लूकोज। ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका बन गया आपका। तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों लिक्विड यानी रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका समान फेज में है। तो क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। अगर यही डिफरेंट हो जाएगा तो आपका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड देखते हैं आप, SO2 प्लस O2, यानी ये भी गैस कंडीशन में, ये भी यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये भी गैस कंडीशन में है। और इसमें आपने क्या मिला दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये किस कंडीशन में है, ये भी गैस कंडीशन में। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, यानी सब गैस कंडीशन में है। ये बन जाएगा क्या चीज़, 2SO3, यानी ये भी गैस कंडीशन में, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो क्या हो गया, ये समांगी हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में हमने यहाँ की इसके जगह पे, यानी इसके जगह पे हमने क्या मिला दिया, यानी प्लेटिनम, यानी सॉलिड फॉर्म में मिला दिया, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विषमांगी का हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये विषमांगी का, यानी हेट्रोजीनियस का, हेट्रोजीनियस जीनियस का हो गया। अगर प्लेटिनम की जगह पे हमने या करके क्या मिला दिया, V2O5, यानी ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। यानी प्लेटिनम की जगह पे हमने V2O5, तो सेम प्रोसेस होगा, सेम रिएक्शन बनेगा, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। माने आप प्लेटिनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड मिलाते हैं तो ये बनेगा, अगर इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ये होमोजीनियस। देखिए ये कितनी अच्छी ट्रिक है कि होमोजीनियस बनेगा कब, NO जब मिलाएंगे तब, लेकिन प्लेटिनम या V2O5 मिलाएंगे तो हेट्रोजीनियस बनेगा। रिएक्शन सेम चलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड इधर भी बनेगा इनके माध्यम से। 30 तरह से आपको रिएक्शन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। समांगी का कितना रिएक्शन हो गया आपका, देखिए 2 हो गया। अब देखते हैं 3 का, तीसरा रिएक्शन क्या चीज़ है, समांगी का। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, उनको समझना है। देखिए थर्ड का आप क्या है, तो थर्ड का हो गया आपका CH3। ठीक, और चलिए इसको ले लीजिए, एथिल अल्कोहल को लीजिए। देखिए C2H5OH, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हो गया ना। ये किस कंडीशन में है, ये भी लिक्विड कंडीशन में है। ये किस कंडीशन में है, लिक्विड कंडीशन में है। और इसमें हमने क्या लिया, यानी कॉन्सनट्रेट, यानी सांद्र क्या लिया, H2SO4 लिया आपने, यानी ये भी किस कंडीशन में है, लिक्विड फॉर्म में है। देखिए यहाँ भी लिक्विड फॉर्म में है, यह भी लिक्विड फॉर्म में। अब इससे हम क्या कर देंगे, जब सांद्र है H2SO4 तो पक्का है कि इसमें से क्या निकलेगा आपका, जल पक्का है कि निकल जाएगा। ये बन जाएगा क्या चीज़, C2H5O C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर बन गया। ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन करके रेडी हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल समझ लिए होमोजीनियस का आपका। उस तरह से अब देखिए इसमें अगला देखिए थर्ड नहीं फोर्थ। अब 4 नंबर पे देखते हैं इसको, 4 नंबर पे, ठीक है ना। तो देखते हैं CH3 C2H5। अब इसमें क्या लिए हमने, H2O लिया, ये H पॉजिटिव के रूप में ले लिया, यानी एक तरह से एसिड के रूप में। ये भी क्या है, लिक्विड कंडीशन में है। ये हो, इसका नाम हो गया मेथिल एसीटेट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे आप,
सॉरी एथिल एसीटेट हो गया इसका नाम, C2H5 है ना, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। देखिए एथिल एसीटेट, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखिए एसिटिक अम्ल बनेगा यहाँ से COOH, अब प्लस ये हो जाएगा C2H5OH, यानी ये हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। ये आपका लिक्विड फार्म में, ये भी क्या है आपका लिक्विड फार्म में, यानी क्या है उत्प्रेरक, ठीक ना, और ये कैटलिस्ट दोनों क्या है आपका सेम फेज में है। तो इस तरह से क्या आपका बन गया। अब देखते हैं क्या चीज़, विषमांगी का। अब किसका एग्जाम्पल देखते हैं, विषमांगी का, यानी विषमांगी का एग्जाम्पल देखते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है, यानी हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है, कैटालाइसिस कर लीजिए, उत्प्रेरण कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका विषमांगी उत्प्रेरण यानी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो इसको समझना है, तो इसमें क्या होगा आपका डिफरेंट टाइप का बनेगा, यानी इसकी परिभाषा भी है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों डिफरेंट में हो तो क्या हो जाएगा आपका विषमांगी। अभी बताएं इससे पहले, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या चीज़ एग्जाम्पल लेंगे, पहला यानी लेंगे N2 प्लस H2, इधर हो जाएगा क्या चीज़ Fe, ये क्या आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट किस कंडीशन में है, सॉलिड फार्म में, ये गैस फार्म में, ये गैस फार्म में। देखिए यानी दो अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्या है गैस कंडीशन में है, और जो उत्प्रेरक है यानी कैटलिस्ट है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में, यानी प्रावस्था चेंज हो गई ना, गैस और सॉलिड चेंज हो गई, उसमें सेम था, तो बनेगा क्या चीज़ 2NH3, यानी ये गैस कंडीशन में आ गई, यानी अमोनिया फॉर्म हुआ ना, अमोनिया आपका बन गई, ये क्या हो गई अमोनिया, अमोनिया बन गई ना। ये क्या होगा आपका नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इस तरह से आपका ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए इसका एग्जांपल 2SO2 अब प्लस क्या है O2। अब क्या हो गया इसमें, हमने क्या एक भी गैस कंडीशन में है, इसमें हमने क्या मिला लिया प्लेटिनम, किस कंडीशन में है सॉलिड कंडीशन में, ये भी क्या है गैस कंडीशन में, ये भी गैस कंडीशन में, बन गया क्या चीज़ 2SO3, ये भी गैस कंडीशन में। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको समझ में आ गया कि इसका उत्प्रेरक क्या है गैस है, ये सॉलिड है। अब देखिए आगे थर्ड NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस अमोनिया है ना, अमोनिया को ले लीजिए NH3 प्लस क्या हो गया आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइए 5O2, तो ये बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या बनेगा आपका H2O, यहाँ पे जो आपका कंडीशन होगा वो क्या चीज़ होगा प्लेटिनम, यानी प्लेटिनम या क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका किस कंडीशन में है गैस कंडीशन में, ये भी क्या है आपका गैस कंडीशन में। इस तरह से क्या हो गया ये भी आपका गैस कंडीशन में है। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, मिस्टेक हो रहा है क्या भाई, लग रहा है कि अमोनिया है ना, यहाँ पे 4 कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, तो यानी 6 यानी 6 हो जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, 6 4 10 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, यानी 5 दूना के 10 तो 4 6 10, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया।
तो ये चीज़ आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ पे गैस गैस या सॉलिड हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन आपको क्या हो गया, आपका 3 रिएक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर और समझना है यानी 4 वाला रिएक्शन, तो 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे क्या कर देंगे V2O5, ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, यानी बनेगा आपका SO3, यानी किस कंडीशन में, ये भी गैस कंडीशन में। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि क्या चीज़ है, ये भी रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को समझ लिए कि देखिए अवस्था क्या है, फेज, यानी ये भी गैस कंडीशन में है, ये भी गैस कंडीशन में, ये क्या है, सॉलिड में। यानी जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक समान होगा तो समांगी होगा, मतलब एक जैसा होगा। लिक्विड लिक्विड में, गैस गैस में, सॉलिड सॉलिड में। अगर जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद डिफरेंट फेज होगा, यानी गैस और सॉलिड या लिक्विड गैस, ठीक है, या लिक्विड सॉलिड, तो क्या होगा, विषमांगी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ पढ़ाया गया, चीज़ उत्प्रेरक, उत्प्रेरण और कैटलिस्ट और इस पर संबंधित घटनाएं, रिएक्शन, एग्जाम्पल सब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके बाय।